डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों में डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब फर्म क्लोज हो जाती है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब जो एग्रीमेंट होता है वो खत्म होता है। हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर हम सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, जो हमारा एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो क्लोज हो गया है, वो ओवर हो गया है, लेकिन यहाँ पे फर्म ओवर हो गई है, मतलब ऑपरेशंस डिसकंटिन्यू हो गई हैं। यहाँ पे ऑपरेशंस डिसकंटिन्यू हो गई हैं, यहाँ पे ऑपरेशंस कंटिन्यू है। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस होता है। तो जब हम बात करते हैं चेंज इन पीएसआर की, एडमिशन की, रिटायरमेंट की, डेथ की, तो एडमिशन हमारा पार्टनरशिप खत्म हो रही है और फिर नई पार्टनरशिप बन रही है, सेम बिजनेस फर्म है, फर्म नहीं खत्म हो रही है, यहाँ पे फर्म ही डिसकंटिन्यू हो रही है। अब फर्म डिसकंटिन्यू अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं कि अब लड़ाई मच रही है हमारी, या अब हमारा जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव था इस फर्म को ओपन करने का वो ख़त्म हो गया है, तो भी हम बंद कर सकते हैं। या आप इंसॉल्वेंट हो गए हैं, यानी कि सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हैं, फर्म इंसॉल्वेंट हो गई है, उनके पास बचा ही नहीं है कुछ, अब तो बंद करनी पड़ सकती है। रेगुलर लॉसेस चल रहे हैं, इंसॉल्वेंसी नहीं आई लेकिन रेगुलर लॉसेस चल रहे हैं, तो भी बंद हो सकती है। या आप किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए हैं तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, ठीक है, कोई पार्टनर इनसेन हो गया है तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, तो वट एवर द रीज़न इज़, हमारा ये तो थ्योरेटिकली एस्पेक्ट हो गया, बट हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में इस बात का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि रीज़न क्या है। फर्म बंद हो रही है मतलब सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं, अब सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं मतलब सारे एसेट्स बेच देने हैं और सारी लायबिलिटीज़ पे ऑफ कर देनी है। तो जब लायबिलिटीज़ पे ऑफ करने की बात आती है तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल लायबिलिटी, फिर इंटरनल लायबिलिटी, तो पहले आपने एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ पे की, ठीक है, फिर आपने इंटरनल लायबिलिटीज़ पे की, और फिर इफ एनी रेजिड्यू का मतलब अगर उसके बाद कुछ बच गया, देन डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स, तो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, अगर कुछ बच गया तो। अब एक्सटर्नल में भी सबसे पहले सिक्योर्ड, फिर अनसिक्योर्ड, और फिर पार्टनर्स लोन। ठीक है, इंटरनल तो होती ही पार्टनर्स कैपिटल है, ठीक है, इस तरह से हमेशा पेमेंट होती है, समझे। तो जब भी पूछा जाए कि क्या सी ऑर्डर रहता है पेमेंट करने का, तो वो ऑर्डर हमेशा ये रहता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए 3 नंबर में। गॉट इट। इसके बाद जो इसमें एक मेजर पॉइंट आता है वो आता है आपके, एक होते हैं प्राइवेट डेप्ट और एक होते हैं फर्म्स डेप्ट। इसलिए तो
प्राइवेट डेप्ट और फर्म्स डेप्ट क्या होते हैं? प्राइवेट डेप्ट्स वो होते हैं जो प्राइवेटली पेड बाय पार्टनर हैं, यानी कि जिनका ओनर्स टू पे ऑन पार्टनर्स, ओनर्स मतलब लायबिलिटी टू पे, वो प्राइवेट डेप्ट है। तो उन्हीं की प्राइवेट एसेट्स यूज़ होंगी, फर्म की एसेट्स यूज़ नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन फर्म्स डेप्ट में क्या हुआ कि फर्म्स डेप्ट का मतलब हुआ कि फर्म के एसेट्स यूज़ होंगे, तो फर्म के पे ओनर्स है उसे पे करने का, ठीक है। अब अगर फर्म्स डेप्ट में फर्म्स के एसेट्स कम पड़ गए तो पार्टनर्स के प्राइवेट डेप्ट एसेट्स यूज़ हो सकते हैं, बट आफ्टर पेइंग देयर प्राइवेट डेप्ट्स। मतलब पहले वो अपने प्राइवेट डेप्ट्स पे करेंगे, उसके बाद कुछ बचेगा तो वो फर्म के डेप्ट में कंट्रीब्यूट कर देंगे, अगर फर्म को कम पड़ गया तो। समझ में आई ये बात कि प्राइवेट डेप्ट आर पेड बाय पार्टनर्स फ्रॉम देयर ओन प्राइवेट एसेट्स, फर्म्स डेट आर पेड बाय फर्म एसेट्स, द ओनर्स टू पे ऑन द फर्म। थर्ड, इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी इन फर्म्स डेप्ट, अगर फर्म के एसेट्स कम पड़ गए फर्म डेट पे करने में, तो प्राइवेट एसेट्स ऑफ पार्टनर्स कैन बी यूटिलाइज्ड बट ओनली आफ्टर पेइंग प्राइवेट डेप्ट्स। समझ में आई ये बात? क्लियर? तो इस तरह से प्राइवेट डेप्ट और फर्म डेप्ट में डिफरेंशिएट करते हैं हम, ठीक है। देखो अकाउंट्स की थ्योरी का सबसे अच्छा पार्ट ये होता है कि अगर आपको अकाउंट्स की थ्योरी के पॉइंट्स नहीं भी याद आ रहे प्रॉपर, तो आप उसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो एग्जाम्पल्स बहुत हो सकते हैं, आप एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और वर्ड लिमिट का चक्कर होता नहीं है अकाउंट्स की थ्योरी में, तो ये एक और प्लस पॉइंट है कि आपको कॉन्सेप्ट बताना है तरीके से बस। और कई बार हम ये कोशिश करने लग जाते हैं कि हम कुछ बढ़िया आंसर लिखें, हम कुछ डिफरेंट आंसर लिखें। कई बार दिमाग में पता नहीं ऐसा क्यों आ जाता है बच्चों के। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि एक बात है, जो डेफिनेशन है वो तो वही रहेगी, उसके डेफिनेशन को हाँ आप कोई लेमन लैंग्वेज में लिख देगा, कोई टेक्निकल वर्ड्स में लिख देगा, लेकिन डेफिनेशन को चेंज करना कि हम अपनी खुद की डेफिनेशन बनाएं और फिर खुद की डेफिनेशन अलग से लिखें और उसमें चक्कर में हम गलत लिख दें, तो वो नहीं करना। भाई एमसीक्यूज में अगर कोई ऑप्शन ए है तो वो ए ही है ना, सबसे डिफरेंट करने के चक्कर में उसे बी तो नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना। तो ए ही रहेगी, सभी ए करेंगे। ये क्या सोचना कि सब ने ए किया होगा हम बी कर दें, तो ऐसे नहीं होता। तो डिफरेंट होना अच्छी बात है, लेकिन टू मच डिफरेंट होना भी कई बार खतरनाक साबित हो जाता है, तो नहीं होना, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमें जो अकाउंट्स बनाने को आते हैं वो आते हैं जिसमें अकाउंट्स मेजरली यूज होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर हैं तो हम एक बार तो ड्रॉ करेंगे और करंट अकाउंट के बैलेंसेस को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि अब हम फॉर्म क्लोज कर रहे हैं तो हमें अकाउंट्स क्लोज करने हैं। तो अगर करंट अकाउंट हैं तो उन्हें कैपिटल में ट्रांसफ़र करके क्लोज कर देंगे। फिर पार्टनर्स का लोन अकाउंट हमेशा अलग से बनता है, जो भी पार्टनर्स हैं उनका लोन अकाउंट हमेशा डिफरेंट बनेगा। और फिर कैश या बैंक अकाउंट आपका एक लास्ट अकाउंट होता है जो कि टैली होना चाहिए, ठीक है। समझ में आई ये बात? तो अब हमें रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बात करेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट वो अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट इसका नेचर है, और ये अकाउंट ओपन होता है ओनली एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। अभी तक आपने जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन किया तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस बाय रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स ड्यूरिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म।
समझे? ये तो हो गया रिवैल्यूएशन। अब रियलाइजेशन क्या हुआ? रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, क्लोजर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म जरूर लिखना, पार्टनरशिप मत लिख देना, ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ ऑपरेशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू ट्रांसफर, टू क्लोज all the accounts, all the ledgers of assets and liabilities and their sale and payment respectively, to find out profit arising out of these activities। समझे? तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट का मेजर डिफरेंस है। समझ में आया? तो नेचर दोनों की, अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन ये है कि दोनों नॉमिनल है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम करते हैं सबसे पहले जर्नल एंट्रीज। अब देखो जर्नल एंट्रीज में क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप हम करते हैं क्लोज ऑल असेट्स अकाउंट, जितने भी असेट्स के लेजर हैं। अब असेट्स का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। तो इन्हें क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो हम कहेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू जितने भी असेट्स हैं। अब आप जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो ना, तो ये जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पे टू सन्ड्री असेट्स नहीं लिखने होते। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी असेट्स हैं उनको इंडिविजुअली ही लिखते हैं। हम सारे असेट्स का अकाउंट इंडिविजुअली क्लोज कर रहे हैं। तो आप लेजर्स को इंडिविजुअल क्लोज कर रहे हो ना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, टू मशीनरी, टू फर्नीचर। तो यहाँ पे भी जितने भी असेट्स हैं, सोचो सोचो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो लेजर पोस्टिंग ही तो है। तो यहाँ पर हम सारे असेट्स लाइन से लिखेंगे आउटर कॉलम में ही। ये नहीं कि टू सन्ड्री असेट्स लिख दिया जो जनरली बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं करना होता। इंडिविजुअली सारे असेट्स बाहर लिखने हैं। ठीक है, और सबके सब हमें बुक वैल्यू पे लिखने हैं। बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ? जो बैलेंस शीट में वैल्यू है। ठीक है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, पार्टनर्स, कैपिटल या करंट अकाउंट, ये ट्रांसफर नहीं होते, नॉट ट्रांसफर। ये हम जो ट्रांसफर की एंट्री कर रहे हैं उसमें असेट साइड के ये अकाउंट्स ट्रांसफर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सेपरेटली प्रिपेयर्ड, इन्हें हम सेपरेटली प्रिपेयर्ड करते हैं। ठीक है, फिर तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस अगर है, पार्टनर्स लोन अगर है, ये सारे अकाउंट नॉट ट्रांसफर। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये ट्रांसफर इन पार्टनर्स कैपिटल, ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो इनको ट्रांसफर नहीं करना। हाँ हाँ, वही पार्टनर्स में ट्रांसफर हो गए ना, ये नहीं करते। फिर डेटर्स एट फुल वैल्यू विदाउट डिडक्टिंग प्रोविजन, प्रोविजन को बिना डिडक्ट किए हम डेटर्स को करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोविजन जो होता है वो ट्रांसफर एट क्रेडिट साइड
एज लायबिलिटी। जैसे लायबिलिटीज ट्रांसफर होती हैं वैसे प्रोविजन यहाँ हो जाता है बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, तो ये हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की एंट्री कर दी। ऐसे ये ट्रांसफर की एंट्री है, ध्यान रखना, ये हम एंट्री कर रहे हैं ट्रांसफर की, समझे। ऐसे ही लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने की, लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो उन्हें हम क्लोज करने के लिए करेंगे डेबिट। लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन, इंडिविजुअली, ये इंडिविजुअली ट्रांसफर होंगी। इसमें भी सेम कि जो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो ट्रांसफर नहीं होंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट है वो ट्रांसफर नहीं होंगे। जो भी पार्टनर्स कैपिटल करंट लोन, ये जो नॉट टू बी ट्रांसफर हैं, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि सेपरेटली प्रिपेयर करते हैं। अब देखा तुमने डिफरेंस कि जब पार्टनर्स लोन असेट साइड था तो हमने उसे पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र किया था, लेकिन लायबिलिटी साइड है तो सेपरेटली प्रिपेयर होगा। समझ रहे हो, जो लायबिलिटी साइड पार्टनर्स लोन अकाउंट है वो सेपरेटली पेमेंट होती है, जबकि असेट साइड वाला लोन अकाउंट पार्टनर्स में ट्रांसफ़र होता है। असेट्स वाला लोन अकाउंट पार्टनर्स का पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र होता है, जबकि लायबिलिटीज़ वाला हमेशा सेपरेटली पे होता है। ऐसे ही जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और वर्कमैन, ये बाद में बताती हूँ अलग से, ये ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रियलाइजेशन में ही आता है हमेशा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यही आता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मतलब हुआ कि हम इन्वेस्टमेंट्स को जो भी सेल कर रहे हैं तो सेल तो कर ही रहे हैं, तो यहाँ आएगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्सटर्नल लायबिलिटी ही होती है तो वो भी यहाँ आएगा। और जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है वो ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट ओनली अप टू द वैल्यू ऑफ क्लेम। आपको जितना क्लेम आया है, मान लो आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन 10,000 का है और आपका जो फंड बना हुआ है वो 15,000 का है, तो आप 10,000 यहाँ ट्रांसफ़र करोगे रियलाइजेशन में एंड रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स। जो WCR है वो 1 लाख था और उसका जो क्लेम था वो 1,20,000 था, तो पूरा का पूरा फंड यहाँ आ जाएगा। फिर तो अगर आपका फंड 1 लाख है और उसका जो क्लेम है वो 1,20,000 है, तो यानी कि पूरा का पूरा फंड ही यूज़ हो गया ना, तो पूरा का पूरा फंड यहाँ आ जाएगा। और वो जो 20,000 वो तो हम पेमेंट नॉर्मली कर ही रहे हैं सारा, ऐसा नहीं है कि हम फंड से रिलेटेड कुछ पेमेंट कर रहे हैं, हम सिर्फ फंड को ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं, पेमेंट तो हम पूरा ही करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो गई। यहाँ पर हमने बाकी सारी लायबिलिटीज़, क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, बैंक लोन हो गया, ये सारी ट्रांसफ़र हो जाएंगे इंडिविजुअली। ठीक है, अब हम जब कोई भी असेट, पहले असेट्स को सोल्ड करेंगे। अब जब असेट सोल्ड करेंगे तो हमने जब असेट्स और लायबिलिटीज़ के अकाउंट पूरे क्लोज ही कर दिए, अब तो क्लोज हो गए ना, तो अब उनको दोबारा से ओपन नहीं करना पेमेंट करने के लिए, क्योंकि अब तो हमने सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए, लेजर क्लोज हो चुके हैं। तो अब जब हम किसी भी असेट को सेल कर रहे हैं या कोई भी लायबिलिटी को पे कर रहे हैं
तो फिर से उसका अकाउंट ओपन नहीं करना, जो कि एक मेजर मिस्टेक अभी भी चल रही है कि हमने क्रेडिटर्स पे किए, हमने प्लांट एंड मशीनरी बेचा, तो तुम उसको उसी ओरिजिनल एंट्री में कर रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ओपन करके, क्रेडिटर्स ओपन करके नहीं, हम ये सारे अकाउंट्स क्लोज कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम सिर्फ क्या करेंगे, बाय, आपको देखना है कि आपका जो बैलेंस है वो कैश है या बैंक है। ठीक है, तो आपको कैश या बैंक में जो भी बैलेंस शीट में गिवन है वो यहाँ लिखना है। और जब जर्नल एंट्रीज करते हो आपको कुछ भी नहीं पता तो हमेशा बैंक को प्रेफर करो, ऑलवेज प्रेफर बैंक। तो कैश या बैंक हो गया, ये हो गई सेल ऑफ असेट्स, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो, सेल ऑफ असेट्स। ठीक है, वो सेल ऑफ असेट्स यहाँ तुम इंडिविजुअली लिख दो और फिर उसका टोटल अमाउंट यहाँ लिख दो चाहे। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, असेट टेक ओवर। तो अब इसको समझो कि जब भी कोई एसेट हमारा सेल हो रहा है या पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो वो प्रॉफिट है हमारे लिए, प्रॉफिट है इसलिए रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट है इसलिए रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, और सेल करने से पैसा आ रहा है तो कैश या बैंक डेबिट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई भी एसेट सेल करे, अनरिकॉर्डेड एसेट सेल करे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। दिमाग में ये बिठा लो, कोई भी एसेट चाहे सेल हो चाहे टेक ओवर हो, रियलाइजेशन क्रेडिट ही होना है। तो जर्नल एंट्री भी होगी तो क्या होगी, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई भी असेट, कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता वो रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है, क्योंकि अब हमने यहाँ पे असेट अकाउंट क्लोज करके सब अनरिकॉर्डेड ही कर दिए हैं। और सेम विद द लायबिलिटीज, लायबिलिटीज की पेमेंट कर रहे हो, लॉस है, रियलाइजेशन और नॉमिनल नेचर है तो रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा, और हमारे पास से पैसा जा रहा है तो कैश या बैंक क्रेडिट होगा ऑलवेज, चाहे वो रिकॉर्डेड लायबिलिटी हो चाहे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, क्रेडिट ही होना है कैश या बैंक, और रियलाइजेशन डेबिट ही होना है। पार्टनर अगर पे कर रहा है तो भी पार्टनर इज द डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ वो रिसीव कर रहा है एंड क्रेडिट द गिवर, वो पे कर रहा है। तो टू कैश या बैंक फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी टेक ओवर। जितनी भी लायबिलिटीज हमने यहाँ लिखी हैं क्रेडिट साइड में, उसमें प्रोविजन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को छोड़ के सारी लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है, ईपीएफ की भी पेमेंट करनी है। बस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड था वो हो गया, प्रोविजन हो गया, इनकी पेमेंट नहीं होगी, बाकी सारी लायबिलिटीज की पेमेंट होनी है, चाहे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है चाहे नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, असेट्स में सारी असेट्स सेल होनी है, आपको चाहे उसकी रियलाइजेबल वैल्यू गिवन है चाहे नहीं गिवन है, एक्सेप्ट गुडविल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। गुडविल और प्रीपेड एक्सपेंसेस की सिर्फ पेमेंट तभी करोगे जब आपको गिवन होंगे। ठीक है, ये दो असेट्स ऐसे हैं, गुडविल और प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसकी पेमेंट आपको नहीं करनी अगर कुछ में नहीं बोला, क्योंकि अब आपकी फर्म बंद हो रही है तो गुडविल तो खत्म ही ना, आपकी गुडविल कौन ले रहा है। अगर फिर भी लिखा है कि हाँ ये गुडविल हमारी इतने में सेल हो रही है तो ठीक है, आप हमारी लॉटरी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जब आपकी फर्म बंद ही हो रही है, आपने किसी को प्रीपे किया हुआ है, आपको कौन वापस करेगा, करेगा क्या कोई। तो ये दो एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिनकी पेमेंट अगर आपको गिवन है रियलाइजेबल वैल्यू तो ही लोगे, वरना नहीं लोगे। तो ध्यान रखो, जब भी कोई एसेट सेल होगी तो असेट अकाउंट नहीं यूज़ करेंगे वर्ड, जब भी कोई लायबिलिटीज पे करोगे तो लायबिलिटीज अकाउंट नहीं यूज़ करोगे, नो। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो इस समय चल रही है। ठीक है, तो ये हम करेंगे। इसके बाद ये लायबिलिटीज़ में या पार्टनर्स टेक ओवर में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी अभी हम ट्रीटमेंट अलग से करेंगे इसका।
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर कोई है, फिर कोई भी प्रॉफिट है तो यहाँ आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, और बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है तो लॉस आ जाएगा, और जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई भी असेट और लायबिलिटीज़ अगर एक दूसरे को एडजस्ट कर रहे हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। मतलब अगर किसी क्रेडिटर ने कहा कि ये फर्नीचर हम ले रहे हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे हम। ठीक है, समझ में आई ये बात? क्लियर हुआ? चलो ये कर लो, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बताती हूँ। तो इन नटशेल हम क्या कह सकते हैं कि जब भी हम कोई जो तुमसे जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये एज्यूम करके चला जाता है कि तुमने असेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफ़र कर दी हैं, हमेशा ये एज्यूम करके चला जाता है। और तुमने नोटिस किया हो तो तुम्हारे क्वेश्चन में हमेशा लिखा भी होता है कि व्हेन ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये मेंशन भी होता है। तो यानी कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये किसकी एंट्री हो गई? ये किसकी एंट्री हुई? जो हमने assets और एसेट्स जो हमने बेच दिए। फॉर सेल ऑफ असेट्स वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन किसकी हुई? असेट्स टेकन ओवर। तो ये तो एग्जाम में गलत अब नहीं होनी चाहिए। फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो बैंक। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये किसकी एंट्री हुई? लायबिलिटीज पे ऑफ या फिर किसी पार्टनर ने लायबिलिटीज या तो पे ऑफ हुई है या लायबिलिटीज टेकन ओवर हुई है। हाँ हाँ, अलग अलग कर देते हैं यार। ले नहीं यार, हम अलग अलग कर देते हैं। क्यों टाइम बढ़ा रहा है बताओ? उसने तो 12 से ही नहीं करना है, कम ही बढ़ाएगा। सही बात है। ये लो, काम बढ़ा रहा, ये लो तुम्हारे लिए लिखी थी, मैंने कहा तुम कहोगे इतना लिखवा रही हो। मैंने तो इसमें नहीं किया। ये जब पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, ठीक है। और अगर एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक दूसरे के साथ चले गए वो तो हमने कर ही लिया, कोई एंट्री नहीं होगी। अब आता है पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन की एंट्री में पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट हमेशा सेपरेटली पे करते हैं टू बैंक अकाउंट। कभी भी मत करना ऐसा कि बैंक लोन लिखा है तो हम यहाँ बैंक लोन टू रियलाइजेशन आएगा, बैंक लोन टू बैंक नहीं लिखेंगे। इससे कंफ्यूज नहीं होना। लोन वर्ड से मत याद कर लेना कि एक लोन वर्ड देख लिया कहीं भी, कोई भी लोन है सब उठा के कर दिया पे, नहीं, सिर्फ पार्टनर्स लोन टू बैंक। अगर इसमें बैलेंसिंग फिगर डेबिट या क्रेडिट साइड आती है तो वो रियलाइजेशन में चला जाता है। अगर कोई असेट टेक ओवर हो रहा है इस लोन को पे करने के लिए तो वो यहाँ चला जाता है, ठीक है, समझे। अगर कोई पार्टनर्स लोन पे करने के लिए उसने कोई एसेट टेक ओवर किया है तो पार्टनर्स लोन टू रियलाइजेशन चला जाता है, समझे। तो इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल में अब क्या क्या आ रहा है फाइनली?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फाइनली हमारे पास उनके बैलेंसेस आए जो बैलेंस शीट में गिवन है। लायबिलिटी टेकन ओवर। ठीक है, पहले आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जर्नल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, या वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का जो ओवर द क्लेम अमाउंट है, क्लेम से ज़्यादा वाला अमाउंट जो है वो हमने दे दिया। ठीक है, और फिर अगर कोई लायबिलिटी टेक ओवर की है तो रियलाइजेशन अकाउंट ही आएगा। ये लायबिलिटी टेक ओवर हो गई। अगर कोई एक्सपेंसेस की बात उसने की है कि मैं ये एक्सपेंसेस पे कर दूंगा भाई, एक्सपेंसेस पे किए हैं उसने, या कमीशन, सैलरी रिसीव्ड, उसको कोई कमीशन कोई सैलरी कुछ मिल रहा है फर्म की तरफ से, तो वो इधर आ जाएगा फॉर एग्जीक्यूटिंग रिजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, अगर रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ है तो वो यहाँ आ जाएगा। डेबिट में क्या क्या आएगा? अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, रियलाइजेशन अकाउंट कोई असेट टेक ऑन ओवर है, रियलाइजेशन अकाउंट अगर उसका लॉस है, ये सब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब बैलेंस सीधे कभी नहीं आएगा। यहाँ पर अगर कैश इन हैंड है तो कैश और बैंक है तो बैंक। बैलेंसिंग फिगर वो चाहे डेबिट में आए और चाहे क्रेडिट में आए, बैलेंसिंग फिगर अकाउंट क्लोज करेंगे कैश या बैंक के थ्रू ही, और ये हमारा फाइनल सेटलमेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, डेबिट में बैलेंसिंग फिगर हो या क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर हो, दोनों ही केस में आपको कैश या बैंक की लिखना है। कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है कि आप डिसोल्यूशन में बैलेंस सीडी लिखो, है ही नहीं, आपको करना ही नहीं है, क्योंकि आपकी फर्म क्लोज हो रही है तो सबको वाइंड अप ही करना है। ठीक है, तो कोई एक्सेप्शनल केस भी नहीं है, तो ऐसा कभी करना ही नहीं, ये ध्यान रख लो बिल्कुल। हाँ, कहाँ थे हम, भूल गए। हाँ, जर्नल एंट्रीज कर रहे थे। तो अब हमें बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, इसमें आपका बैलेंस यहाँ आएगा, क्योंकि अगर ओवरड्राफ्ट होता है तो ओवरड्राफ्ट को तो आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दोगे एज अ लायबिलिटी और पे भी कर दोगे। ठीक है, ऑल्दो ओवरड्राफ्ट के केस में ये ऑप्शन होती है कि हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर ना करें और यहाँ पे हम बाय बैलेंस बीडी लिख दें, ये भी एक ऑप्शन होती है। बट आप लोगों के लिए इजी किया हुआ है कि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे कि नहीं, आप वहीं ट्रांसफर कर दो। फिर यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट, जितने भी असेट्स सेल हुए हैं उनकी अमाउंट एक साथ आ जाएगी। यहाँ पे फिर से रियलाइजेशन अकाउंट, जितनी भी लायबिलिटीज पेड हुई हैं एंड एक्सपेंसेस पे हुए हैं एक साथ लिख सकते हो। फिर बाय पार्टनर्स लोन, अगर कोई लोन की पेमेंट की है तो, पार्टनर्स कैपिटल इधर भी आ सकता है
पार्टनर्स कैपिटल इधर भी आ सकता है। ठीक है, अगर फर्म इज पेइंग टू पार्टनर्स तो क्रेडिट में आ जाएगा, इस पार्टनर्स आर पेइंग टू फर्म तो इधर आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। और एट द एंड आपका ये अकाउंट टैली होना चाहिए। ये अकाउंट टैली होने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन सही किया है। अब क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आना है तो बहुत ही रेयर चांस है कि रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक सब बनाने को आए। दिस इज़ अ वेरी रेयर चांस। अगर बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन हुआ तब तो फिर भी बनाने को दे देंगे इतना सारा, लेकिन जो जनरल ट्रेंड है वो क्या है कि या तो सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को दे देते हैं, या रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस आपको दे देंगे, आपको पार्टनर्स कैपिटल और बैंक बनाना होगा, या आपको जर्नल एंट्रीज करनी होंगी 6 नंबर में। तो यही आता है जनरली। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में बच्चे सबसे ज़्यादा फंसते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में क्या करें। बहुत सिंपल सी बात है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक या पार्टनर्स कैपिटल, यही हो सकता है, या तो फर्म देगी या पार्टनर देंगे। तो अगर फर्म दे रही है पेड बाय फर्म और बॉर्न बाय फर्म, फर्म ही बियर कर रही है और फर्म ही पे कर रही है। ये पेड बाय पार्टनर या बियर बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने ही बियर किए हैं या पार्टनर ने बियर किए हो, पार्टनर ने पे किए हो, पार्टनर ने दोनों में से कुछ एक किया हो तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर पार्टनर ही पे कर रहा हो, पार्टनर ही बियर कर रहा है तो फर्म का कोई रोल ही नहीं रह गया। ठीक है, समझ में आई बात कि अगर ईदर ऑफ दीज टू कर रहा है, यहाँ पर एंड है और यहाँ पर और है। अगर फर्म बियर कर रही है, फर्म पे कर रही है, फर्म दोनों कर रही है तो कैश या बैंक ही आएगा। अगर पार्टनर पे कर रहा है और या पार्टनर बियर कर रहा है, कोई एक चीज़ कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल आएगा। अगर पार्टनर दोनों कर रहा है तो कुछ नहीं आएगा। फिर अगर पार्टनर को कोई सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन फर्म दे रही है कि भाई आप ये काम करिए, इसके बदले में हम आपको इतना रेम्यूनरेशन दे देंगे, इतनी सैलरी दे देंगे, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर, क्योंकि फर्म के पास से तो जा ही रहा है ना, तो उतना कर दिया। फिर एक्चुअल एक्सपेंसेस कुछ भी हो, एक्चुअल एक्सपेंसेस कुछ भी हो, इससे फर्म का कोई मतलब नहीं, यानी कि एक्चुअल एक्सपेंसेस आर इग्नोर्ड। बट अब क्या है, जो मेजर कंफ्यूजन आती है वो क्या आती है, मान लो ऐसे बोला कि फर्म इज गिविंग सैलरी टू ए फॉर ₹5,000 फॉर अकम्प्लिशिंग टास्क ऑफ डिसोल्यूशन, इतना सा लिखा है, और फिर नीचे दूसरे ने लिखी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2,000। यहाँ कहीं कुछ नहीं लिखा कि कौन बियर कर रहा है इन एक्सपेंसेस को, सिर्फ हमें ये लिखा उसको सैलरी मिल रही है और एक्सपेंसेस इतने हैं, कुछ भी नहीं लिखा। तो इसका मतलब सब कुछ फर्म ही कर रही है। मतलब अ क्लियर इंडिकेशन शुड बी गिवन दैट हु इज बियरिंग एक्सपेंसेस। अगर पार्टनर बियर कर रहा है तो स्पेसिफिकली मेंशन होगा तो ही हम मानेंगे, वरना हम नहीं मानेंगे। तो हम दोनों की एंट्री अलग अलग कर देंगे, यानी कि फर्म इसको सैलरी भी दे रही है और फर्म एक्सपेंसेस भी दे रही है। अगर लिखा है कि वो बियर करेगा तो कुछ नहीं है। ऐसे ही अगर किसी पार्टनर ने एक्सपेंस किए 15,000 लेकिन फर्म ने उसको रिएम्बर्स किया 10,000, तो फर्म ने रिएम्बर्स 10,000 किया ना, आप पार्टनर जितना मर्जी कर दे तो फर्म की एंट्री 10,000 से ही होगी। ठीक है, अगर पार्टनर को बियर करना था और फर्म ने उसके बिहाफ पे पे किया तो इससे कुछ नहीं होता, फर्म इज पेइंग एनी एक्सपेंस या लायबिलिटी, इवन वो लायबिलिटी भी अगर पे ऑफ कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ partner, on behalf of partner, if firm is paying any liability or any expense on behalf of partner, so firm is paying on behalf of partner, now firm has to receive money from partner, so partners capital account
डेबिटेड, और कैश किसके पास से जा रहा है, कैश या बैंक, फॉर्म के पास से जा रहा है। समझे? तो इस चीज से भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम लोग तो हमेशा से क्वेश्चंस में ये लिखते आ रहे हैं कि फॉर्म इज पेइंग ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, वो एक्सपेंसेस के रिलेशन में है। बट अगर लायबिलिटी भी किसी पार्टनर ने कहा कि मैं पे कर दूंगा और उसके बाद पार्टनर ने पे नहीं की, पार्टनर ने कहा मेरे बिहाफ पे आप पे कर दो, ओके। जब पार्टनर ने टेक ओवर की वो लायबिलिटी, तो हमने कह दिया पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, सॉरी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। जब पार्टनर ने ये कहा कि मैं ये लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा हूँ, पार्टनर्स इज टेकिंग ओवर अ लायबिलिटी, तो हमने अपनी एंट्री कर दी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है। अब इफ फर्म इज पेइंग ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, ओके, ठीक है, कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे कोई पेमेंट कर रहा है, तो वो पार्टनर्स के आपस की ट्रांजैक्शंस हो गई, वो उनके कैपिटल अकाउंट से सेटल डाउन कर देंगे। तो जो पार्टनर पे कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट तो इंक्रीज हो जाएगा, और जिसके बिहाफ पे पे कर रहा है उसका डेबिट हो जाएगा। ठीक है। एक ना कल क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने कहा था कि दो पार्टनर्स हैं, तो उसमें से एक ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ फर्म पे करने के लिए कहा था, बट फिर दूसरे पार्टनर ने एक्चुअली में वो पे किए थे। इसके लिए तो हमारे लिए ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर जो पे कर रहा है, तो जिसने ये कहा कि एक्सपेंसेस मैं बियर करूं, तो रियलाइजेशन टू दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर जिसने एक्चुअली में करे उसको क्रेडिट कर देंगे वापस, और दूसरे वाले को डेबिट कर देंगे। अच्छा, और ये दो कॉम्बिनेशन आ गए ना, ये वाला। फोर मार्कर में था ना। हाँ, और उसी पार्टनर ने उसी पार्ट में ये भी लिखा था कि जिस पार्टनर ने बोला था ना कि मैं बेयर करूंगा, उसको कमीशन भी पे ऑफ की थी। हाँ, तो उसकी कमीशन की रियलाइजेशन टू पार्टनर। अच्छा, ठीक है ना, कमीशन पे करने की एंट्री कर दी, एक्सपेंसेस को बियर करने की एंट्री कर दी, और एक्सपेंसेस कोई और उसके बिहाफ पे कर रहा है तो उसकी एंट्री कर दी। ठीक है, समझे? तो रिजोल्यूशन के केस में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, और इसी तरह से आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। मेजर मिस्टेक्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि हमेशा ये मान के चलते हैं कि ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जब भी जर्नल एंट्रीज पूछी जाएं तो उन असेट्स का या लायबिलिटीज का नाम कभी मेंशन मत करो। अगर आपको बैंक लोन पे किया है तो बैंक लोन पे करने की एंट्री बैंक लोन टू बैंक नहीं होगी, रियलाइजेशन टू बैंक होगी। अगर फर्नीचर सोल्ड किया है तो एंट्री क्या होगी? वो वाली अगर फर्नीचर सेल किया है तो बैंक टू रियलाइजेशन। अगर मशीनरी सोल्ड की है तो बैंक टू रियलाइजेशन। अगर डेटर्स को पे किया है तो बिल्डिंग सेल की है तो क्रेडिटर्स पे किए तो बिल्स पेबल पे किए तो। वेरी गुड, चलो अगर क्या, अच्छा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल द बेस्ट।